नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। इसके साथ ही अनलॉक 4 पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात होगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे की। लेकिन इन सब से पहले आपको दिखाते हैं टॉप 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। यह पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 68वां संस्करण है। प्रधानमंत्री कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 को लेकर अपनी बात लोगों से साझा कर सकते हैं। राजस्थान सरकार अनलॉक 4 पर आज गाइडलाइंस जारी करेगी। सीएम गहलोत आज दोपहर 12 बजे रिव्यू मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग में आला अफसरों के साथ महामारी के हालात पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक ये दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल गई है। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से मेट्रो सेवाएं बंद हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर के दौरे पर आएंगे। माकन उस कमेटी की सदस्य भी हैं जो प्रदेश कांग्रेस की शिकायत दूर करने के लिए बनाई गई है। माना जा रहा है कि माकन यहां संगठन के सदस्यों के साथ विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। 2 सितंबर तक अजय माकन राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। सांसदों के विकास फंड को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग 79 पूर्व सांसदों के एमपी लैड के बैंक खाते बंद करना भूल गया। केंद्र से आपत्ति मिलने के बाद विभाग ने इस दिशा में मशक्कत शुरू कर दी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि क्रॉस फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। उदयपुर में बेकाबू ट्रॉले ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रॉले ने रॉन्ग साइड जाकर बाइकों को टक्कर मारी। मुहर्रम पर सीएम अशोक गहलोत ने सच्चाई की राह पर चलने का संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर हमें अपने देश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने और निडर होकर हक का साथ देने का संकल्प लेना चाहिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से यह बड़ी खबर है जहां पर हत्या से सनसनी फैल गई है। घर में घुसकर मां बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से मां बेटे पर हमला किया गया है और हमले में बेटी की मौत हो गई है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। बांदीकुई थाना क्षेत्र का यह मामला है। बता रही है अभी कि एक लड़का आया, कोई ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा था, वाइट शर्ट पहन रखी थी, शूज पहन रखे थे और उस पर भी वार किया। दादा हथियार बता रही है। अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। रात को बड़ा गांव के पास गाछ की डाणी में मांगीलाल प्रजापत का किसी लोगों ने मर्डर कर दिया और उनकी मां को भी मारने की कोशिश करी। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी है? यह पूरा मामला आखिर था क्या? बिल्कुल, ये सुबह करीब 3 बजे की घटना है और करीब एक जो अज्ञात हमलावर था जो धारदार हथियार लेकर इस घर में प्रवेश किया और घर में जो सो रहे थे लोग उनके ऊपर हमला किया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और उसके मां गंभीर रूप से घायल है, जिसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है, जिन्होंने सबूत जुटाए हैं। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो घायल महिला है उसने आरोपी को देखा है।
ऐसे में आरोपी के हुलिये के आधार पर अब पहचान की जा रही है। जो महिला ने जो हुलिया बताया आरोपी के आधार पर पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल जो मृतक है उसके शव को बांदी को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है और जो उसकी मां घायल हुई है उसका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जी आशीष, वजह को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से कोई हमलावर घर में घुसता है और सो रहे लोगों पर हमला करता है? बिल्कुल, अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में कोई विवाद हो या झगड़ा हुआ हो, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की बात सामने नहीं आई है कि इस घटना के पीछे कारण क्या है और जो लोग थे उनसे किसी तरह की कोई रंजिश हो, इस तरह की बात भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अभी तक कोई मुख्य कारण सामने नहीं आया है कि इस घटना का मुख्य कारण क्या है। अब पुलिस पहले आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके और उसके बाद में ये पता लग सके कि हत्याकांड क्यों हुआ है। और महिला की स्थिति इस वक्त कैसी है? बिल्कुल, महिला की स्थिति काफी सीरियस है। महिला का भी काफी धारदार हथियार से हमला हुआ है। ऐसे में पहले बांदी को अस्पताल में रात को भर्ती करा दिया गया था, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अब जहां उसका उपचार जारी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक ट्रॉले की टक्कर की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल भी हुआ है। ट्रॉले ने रॉन्ग साइड जाकर 2 बाइकों को टक्कर मारी और इसी की वजह से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रामदेवरा जाते वक्त यह हादसा हुआ है। उदयपुर के गोगुंदा में एक ट्रॉले ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कपिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी है हादसे को लेकर? ये पूरी घटना है, 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक रामदेवरा की ओर जा रहे थे। उस दौरान उदयपुर से गोगुंदा हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर अपनी साइड से डिवाइडर को क्रॉस करता हुआ रॉन्ग साइड में चला गया और जो दोनों बाइक थी उनको अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि जो एक बाइक थी उसमें मौके पर ही भीषण आग लग गई और इसके अलावा जो बाइक पर 4 लोग सवार थे उसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और हाईवे पेट्रोलियम की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे पेट्रोलियम टीम ने और मृतकों को मोर्चरी में रखवाया और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई, तो इस हादसे में कुल अब तक 3 लोग दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं एक अन्य जो घायल है उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर ट्रॉले की टक्कर की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गांजे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पारसोला थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध गांजे की खेती करते हुए एक को गिरफ्तार किया गया है। खेत से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मुखबिर की सूचना के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है प्रतापगढ़ में और यहां पर अवैध गांजे की खेती करते हुए एक को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में गांजा भी यहां बरामद हुआ है। वहीं बूंदी से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर है बूंदी से, जहां पर मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से स्मैक बरामद हुआ है। लालसोट मेगा हाईवे पर चेकिंग के दौरान यह सफलता हाथ लगी है पुलिस को। हाईवे के पास में भरूजी दराटी रोड पे वहाँ पर 2 व्यक्ति सस्पेक्टेड
निकल रहे थे, जिनको चेक किया तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे, जिनको राउंड अप किया गया। राउंड अप के दौरान उनको सस्पेक्ट होने की वजह से उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उन दोनों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ इसमें करीब 300 ग्राम प्राप्त की गई। वहीं अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेंट्रल जेल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 14 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब तक 100 से ज्यादा कैदी पॉजिटिव आ चुके हैं। आज सुबह की रिपोर्ट में जिले में कुल 76 पॉजिटिव केस आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा इस जिले में 4100 तक पहुंच गया है और कुल मौत का आंकड़ा जो है वो 86 तक पहुंच गया है। तो अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और 14 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना विस्फोट पूरे जिले में एक बार फिर से हुआ है आज। लगातार पिछले दिनों कई दिनों से लगातार अजमेर जिले में जो कोरोना पॉजिटिव्स की जो संख्या है वो 50 से ज्यादा लगातार आ रही है। आज सुबह की मॉर्निंग रिपोर्ट में भी 76 नए पॉजिटिव केसेस जो है वो निकल कर आए, जिनमें से 14 जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सेंट्रल जेल से निकल के आए हैं, जो सेंट्रल जेल के कैदी हैं। पिछले अगर हम एक पखवाड़े की बात करें तो 100 से ज्यादा सेंट्रल जेल में जो बंद कैदी हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसके बाद से लगातार सेंट्रल जेल में जो है वो सैनिटाइजेशन और प्रॉपर स्क्रीनिंग का दौर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम से लगातार किया जा रहा है। सेंट्रल जेल के अंदर ही अलग से एक बैरिक बना दी गई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर के रूप उसको तब्दील किया गया है और वहीं पर इन पॉजिटिव कैदियों का जो है सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मौजूद है, तो इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार आज जो ये स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड सेंट्रल जेल के अंदर ही फैलता ही जा रहा है। इसके अलावा जिले में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये संख्या अब 4100 के पार जो है वो पहुंच गई है। रोजाना करीब 50 से 70 से 80 केसेस जो है निकल के आ रहे हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। सैंपलिंग जो है उसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये संक्रमण है, ये वायरस है, ये थमने का नाम अजमेर में नहीं ले रहा है और यही कारण है कि अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा हुआ है। 29 बिल्कुल, ये बेहद अहम है कि सिचुएशन के हिसाब से चीजों को अरेंज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हैं ये दोनों संदिग्ध। ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को। गिरफ्तार आरोपी का नाम इंदरजीत सिंह गिल और जसपाल सिंह बताया जा रहा है। पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं ये दोनों संदिग्ध। इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही पंजाब के मोगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन दोनों आतंकियों ने मोगा इलाके में स्थित डीसी ऑफिस में आतंकी संगठन का जो खालिस्तानी झंडा है उसे फहराया था। भारतीय झंडे का अपमान करने का भी इन दोनों पर आरोप है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कामयाबी अगर कहें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला है और दरअसल ये दोनों पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खालिस्तानी झंडा फहराया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। अनलॉक के 4थे चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 5 महीने के बाद 3 बड़ी रियायतें इस बार दी जा रही हैं। पहली बड़ी छूट यह है कि 7 सितंबर से मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी।
दूसरी बड़ी यह है कि 21 सितंबर से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में 100 लोगों के साथ एक साथ रहने पर इजाजत दी गई है, छूट दी गई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि स्कूल कॉलेज तो बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। अब इंतजार है प्रदेश के गाइडलाइंस का, जिसके लिए मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे इसको लेकर रिव्यू मीटिंग करेंगे, जिसके बाद प्रदेश अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी करेगा। तो इस वक्त हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। शाकिर अली कोटा से, ललित सिंह जोधपुर से और राकेश गोसाई जयपुर से। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि प्रदेश की स्थिति अगर हम आपसे समझे तो सबसे ज्यादा मामले अभी जोधपुर में आए हैं। अभी तक लगातार वहां अभी भी पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र की तरफ से, उसका कितना असर, कितना लाभ जो है वो जोधपुर को मिलने वाला है? देखिए अभिषेक, जोधपुर की बात करूं तो लगातार जिस तरह से आंकड़े आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मामले जोधपुर में है, तो ऐसे में कोई भी रियायत की उम्मीद जोधपुर के लोग तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना करीब 150 से 200 मरीज रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण जोधपुर शहर में बेकाबू होता नजर आ रहा है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अनलॉक 4 की गाइडलाइन आई है उसका लाभ जोधपुर में बहुत कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब हालांकि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन आनी बाकी है, लेकिन शहर का 95% इलाका संक्रमित है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कोई छूट की बात जोधपुर में करना, हालांकि शहर के लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। 2 सप्ताह पहले शहर में लॉकडाउन लगा था 2 दिन के लिए, वीकली सैटरडे संडे, लेकिन उसके बाद 2 त्यौहार आ गए थे, उसके चलते लॉकडाउन नहीं जारी हुआ और यही कारण है कि अभी भी अनकंट्रोल है कोरोना। और ऐसे में अब देखना है कि नई जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार की आती है और जोधपुर का कलेक्टर जो है वो इस गाइडलाइन को कैसे जमीनी स्तर पर लागू करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है जोधपुर में, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि मेट्रो की शुरुआत करने की बात कही है तो जोधपुर को इसका लाभ तो फिलहाल कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वहां मेट्रो है नहीं, लेकिन जयपुर में मेट्रो है। राकेश, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर को कितना इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं से 12वीं तक वो तो जाकर के अपने स्कूल में गाइडेंस ले सकते हैं। मेट्रो को चलाने पर क्या सरकार विचार कर सकती है? हालांकि थोड़ा सा इंतजार प्रदेश के गाइडलाइंस को लेकर भी करना होगा। राकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए राकेश के पास हम फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा की स्थिति, क्योंकि कोटा तो कोचिंग सिटी है और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो इस बार भी बंद ही रहेंगे, लेकिन स्कूल में जाकर के 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसका कितना लाभ जो है वो कोटा को मिलेगा, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। जी चलिए हम फिर से चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 3 अहम छूट जो है वो इस बार यानी 1 सितंबर के बाद जो चौथा अनलॉक शुरू होने जा रहा है उसमें मिलने जा रहा है। मेट्रो सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राजेंद्र राठौड़ जी इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद सर। ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं अनलॉक 4 को लेकर के, इसमें 3 अहम रियायतें दी जा रही हैं, किस तरीके से अब इसे देखते हैं कि अब हम धीरे धीरे पूरी तरीके से अनलॉक होने की तरफ बढ़ चले हैं? निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर जितना प्रतिकूल प्रभाव इस वैश्विक महामारी कोरोना ने डाला है, उस सारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श के बाद जो अनलॉक 4 की तरफ बढ़ने का काम किया है, ये बड़ी सूझबूझ का काम है। जहाँ कंटेनमेंट की जरूरत है वहाँ निश्चित तौर पर सख्ती होनी चाहिए, और बाकी हमारी
सारी गतिविधियां अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो हमें जिस प्रकार की मार पड़ रही है अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, आम आदमी जिस तरह प्रभावित होता जा रहा है, उसके आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज चर्चा इस बात की है कि हम धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटें और कोरोना के साथ जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, इसलिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। लेकिन एक और अहम चीज है, परीक्षाओं को लेकर के, स्कूल कॉलेज को लेकर के अभी भी थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए नीट और जेईई के लिए तो मतलब बवाल ही मचा हुआ है। जहाँ तक नीट और जेईई की बात है, निश्चित तौर पर इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन अगर नहीं हुआ तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान की सरकार इसका विरोध कर रही है। अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के शपथग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए वो कार्यक्रम किए जा सकते हैं, तो एहतियात और सावधानी के साथ जेईई और नीट की परीक्षा को आयोजित करने में क्या दिक्कत है? तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की छोटी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। ये परीक्षाएं समय पर हो, इसके लिए राज्य सरकार को माकूल व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा राजेंद्र जी, इन सब के बीच देखिए सबसे अहम जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि स्कूल कॉलेज शायद तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जरूरत है कि स्कूल कॉलेज या तो खोले जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन अभी चल रहा है, जो क्लासेस चल रहे हैं, वो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं क्लासेस के? मैं खुद सहमत हूं, क्योंकि हमारे जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली रही है, ऑनलाइन शिक्षा के साथ वो लोग ही जुड़ सकते हैं जो आज शहरों में है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नेट की प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन से ऐसा विद्यार्थी हो रहा है, इसलिए आवश्यकता इस बात की कि धीरे धीरे शिक्षण संस्थाओं के खुलने की क्रिया प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जानी चाहिए और उसके अंदर एहतियात तौर पर आदि से स्कूल खुले और स्कूल खुलना चाहिए, ये आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कहा कि अब कोरोना के साथ जीने के लिए अपने आप के जीवन प्रणाली को हमें परिवर्तित और परिवर्तित करनी पड़ेगी। जीने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। अब एक और चीज, मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई है। आपको लगता है कि मेट्रो सेवा सिर्फ एक उसे शुरू कर देने से, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि रफ्तार अब पकड़नी चाहिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको गति लाने की कोशिश कर, मेट्रो शुरू करने से अर्थव्यवस्था को गति मिल जाएगी सर? क्योंकि और तो इसमें ज्यादा चीजें कुछ है नहीं इस गाइडलाइंस में। आज महानगरों के अंदर बड़ी मात्रा में लोग इसी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर अपने आप के साथ जोड़े हुए हैं। उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मेट्रो इस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सावधानी की आवश्यकता है, आईईसी की जरूरत है, लोगों को शिक्षण और लोगों को तैयार करने की जरूरत है, परंतु इन सारी सेवाओं को वापस रिस्टोर करना आज की आवश्यकता प्रतीत होने लगा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ ने, और सबसे अहम बात है स्टूडेंट्स जो है वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत यह है कि जिस तरीके से मामले प्रत्येक दिन 65,000 70,000 के आसपास मामले पर डे आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ चीजों में छूट जो है वो 1 सितंबर के बाद से मिलेगी और चरणबद्ध तरीके से मेट्रो शुरू किया जाएगा 7 तारीख के बाद से। उसके बाद 21 सितंबर से 100 लोगों की गैदरिंग की छूट जो है वो मिलेगी। ये सारी चीजें जो हैं वो अहम है। पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर जो है वो लैब में जाकर के, हालांकि उसके लिए भी अलग से गाइडलाइंस होंगे कि किस तरीके से आप लैब में जाकर के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल ये सब बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स से जाकर के मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो छूट दी गई हैं। अब इससे अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलेगी ये तो फिलहाल कह पाना बहुत ही मुश्किल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।